हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। चलो जी, आज हम करने जा रहे हैं केस लॉज ऑन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि इलेक्टिव लॉ पेपर 6D के लिए एप्लीकेबल है। So they would be applicable for only those students who are appearing for paper number 6D and the students having their main law in the upcoming attempts, और उनको इस पे गौर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो मैं यहाँ सामने रख रहा हूँ वो आपके पास है, नहीं है तो मैं टेलीग्राम पे दोबारा डाल दूंगा, जो आज मैं लिखूंगा उसके साथ में ही। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग 2002, PMLA 2002। टोटल मिला के 9 केस लॉज हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं, और सबसे पहले केस लॉ पर आते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वर्सेस दीपक महाजन। दीपक महाजन साहब का केस है, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के साथ में उन्होंने लड़ा था। कुछ जनरल क्वेरीज थी जो यहां पर रेस की गई थी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या यहां पर स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जा सकती है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि अगर कोई व्यक्ति उसके पास लाया जाए और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पुलिस ऑफिसर ना हो, बावजूद इसके मजिस्ट्रेट किसी को डिटेंशन में भेज सकता है। तो ये सब जनरल क्वेश्चन थे जो कि रेज किए गए थे। धीरे धीरे करके पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है? कहता है दीपक महाजन द रिस्पोंडेंट वाज अरेस्टेड बाय साइटेशन देख लो जरा, क्या है साइटेशन? सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस केस लॉ पे बताता हूं, बट फिलहाल दीपक महाजन द रिस्पोंडेंट वाज अरेस्टेड बाय द ऑफिसर ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द फेरा। ये उस वक्त की कहानी है जबकि फेमा भी नहीं था, फेरा था, बिकॉज 94 में डिसीजन डिलीवर हुआ था। जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं, इट वॉज डिलीवर्ड इन द ईयर 1994। ठीक है, तो बहुत पुराना केस है ये। फेमा तो 99 में आया था। तो कहता है द रेस्पोंडेंट वाज अरेस्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द फेरा। सवाल उठा सबसे पहले, पावर टू अरेस्ट होती है क्या ईडी के पास? ये पहला पावर था। यहां पे क्वेश्चन अराइज हुआ था हमारा सबसे पहले, जिस क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन गया था वो ये था कि वेदर, क्योंकि अरेस्ट करने की पावर तो हम जानते हैं कि पुलिस ऑफिसर के पास होती है, तो डायरेक्टर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वगैरह हैं और अदर ऑफिसर्स एज प्रिस्क्राइब्ड कैन बी कंसीडर्ड एज पुलिस ऑफिसर। भाई इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस के अंदर, तो ये क्वेश्चन पहला बनता है जो यहां पर आपके एग्जाम में आ सकता है। तो फिर हुआ क्या? फेरा का उल्लंघन किया था। अच्छा, फेरा हो या फेमा हो या फिर कस्टम्स एक्ट हो, और आप जानते हो कि यहां पर पनिशेबल ऑफेंस, ये शेड्यूल ऑफेंस में आते हैं और यहां पर PMLA लग जाता है। चलिए क्या, और उसके लिए 35(2) में उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग की गई थी। एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स वाज मूव्ड बाय द ED। अच्छा, ED ने 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एप्लीकेशन मूव की। अब ये 167 सबसेक्शन 2 क्या है? इसके अकॉर्डिंग ना डिटेंशन, रिमांड मिलता है, ED को रिमांड मिल जाती है 15 दिन की, जुडिशियल रिमांड जिसे कहते हैं। तो यानी कि यहां पर इट एंटाइटल्ड, ये 167 सबसेक्शन 2 जुडिशियल रिमांड अप टू 15 डेज। मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है भाई साहब ये। ठीक है, फिर कहता है सीकिंग पेटिशनर्स जुडिशियल रिमांड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नेसेसरी टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन। On the very same day, the respondent unsuccessfully moved the court for the bail. Anticipatory bail application reject हो गई। The magistrate remanded the first respondent to the judicial custody. दीपक महाजन साहब को कस्टडी में भेज दिया गया था for 14 days and subsequently extended the detention period. The first respondent challenged the jurisdiction of the magistrate. उन्होंने कहा मैजिस्ट्रेट के पास पावर ही नहीं है। किसका? दीपक महाजन का कहना था। कौन था ये? दीपक महाजन का कहना था कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है डिटेंशन को बढ़ाने की और करने की, एंड सब्सिक्वेंट कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन, बट दिस हिज प्लिया वाज रिजेक्टेड, बट उसकी प्लिया रिजेक्ट हो गई थी।
हायर कोर्ट में, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में मूव किया था। केस अल्टीमेटली रीच द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि सर ये क्या है, मतलब मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर कर सकता है क्या। तो सवाल उठा, अब सुप्रीम कोर्ट में जो एप्लीकेशन फाइल की गई वो कौन सी थी? स्पेशल लीव पिटीशन। स्पेशल लीव पिटीशन, स्पेशल लीव का मतलब होता है परमिशन की पिटीशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल परमिशन की पिटीशन डालते हो कि सर हम आपके द्वार पे आए हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, whether the magistrate before whom a person arrested under subsection 1 of section 35 of the FERA has jurisdiction to authorize detention। क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि डिटेन करने की? तो दो सवाल ध्यान रखना क्वेश्चन में और बन सकते हैं। पहला हमने देखा कि क्या ईडी और उसके ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे, दूसरा तो एसएलपी कोर्ट में मूव की जा सकती है, तीसरा मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है डिटेन करने की, और फोर्थ कहता है वेदर द ईडी अंडर फेरा और कस्टम एक्ट आर कॉम्पिटेंट पर्सन टू टेक द जुडिशियल रिमांड ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। मतलब मोर और लेस सेम ही हो गया जो मैंने ऊपर लिखवाया है कि क्या वो पुलिस ऑफिसर हैं और दे आर पुलिस ऑफिसर। अब ये क्वेश्चन मार्क थे जो हमारे सामने रेज किए गए थे यहां पर इस केस लॉ के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर डिसीजन क्या हुआ, जरा डिसीजन पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पेशल लीव पिटीशन जो मूव हुई, क्या वो वैलिड थी या इनवैलिड थी? आइए स्पेशल लीव पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट का आंसर पढ़ते हैं। कहता है पिटीशन इज मेंटेनेबल अंडर सेक्शन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेक्शन 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी मुद्दे पर जिस पे डिस्प्यूट है वहां पर आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट उस केस को रिजॉल्व कर सकता है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है, लॉ को डिफाइन कर सकता है। आर्टिकल 136 प्रोवाइड दैट द एग्रीव्ड पार्टी रिक्वायर अ स्पेशल परमिशन टू बी हर्ड बाय द एपेक्स कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, इन अपील अगेंस्ट एनी जजमेंट और कोर्ट ऑफ एन ऑर्डर और ट्राइब्यूनल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। However, the Supreme Court may in its discretion grant special leave to appeal from any judgment, decree or order made by any court or tribunal in India। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास आप अपील लेके भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपको परमिशन दे सकता है कि चलिए जी आप मेरे पास आ जाइए, स्पेशल परमिशन लेके। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं सीधा लोअर कोर्ट में हूं, हाई कोर्ट के पास भी ना जाऊं, लोअर कोर्ट से सीधा मैं सुप्रीम कोर्ट में चला जाऊं? द आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल। अगेन एसएलपी के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 136 कैन ओनली बी एप्लीकेबल इन स्पेशल केसेस ओनली। जनरली आर्टिकल 136 तब लगता है जब क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होता है ना कहीं, तब जब लॉ के इंटरप्रिटेशन में लोअर कोर्ट समझ नहीं पा रही उनका इंटरप्रिटेशन, तब आप सुप्रीम कोर्ट जानते हो। ठीक है, एंड ग्रॉस वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर मैंने कहा वो जैसे वो समझ नहीं पा रहे लॉ का मतलब और गलत कर रहे हैं, जैसे इनका कहना था कि सर ये डिटेन किए जा रहे हैं जबकि इनके पास पावर नहीं है। Gross miscarriage of justice, the decision shocking the conscience of the court when concerned point of law cannot be deceived by the ordinary law and other forums are example of such extraordinary and special circumstances। अब वो ये पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टेंस है जब स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो ये वो सारे सर्कमस्टेंस हैं जहां पर एसएलपी फाइल की जा सकती है। अगर वो पूछे तो संभाल लेना। ये वो सारे सर्कमस्टेंस है, सर्कमस्टेंस ऑफ एसएलपी ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन, यानी कि जब जब लॉ का विध्वंस किया जा रहा है, लॉ का मिसकैरेज गिराया जा रहा है, लॉ को नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया जा रहा, लोअर कोर्ट इसके इंटरप्रिटेशन निकालने में नाकामयाब हो रहे हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अच्छा, इवन इन द इंस्टेंस केस देयर में बी अ ग्रेव वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्योंकि वहां हो सकता था कि कहीं पता लगा मजिस्ट्रेट उसे डिटेन किया जा रहा है और मजिस्ट्रेट की पावर ही ना हो, तो इसलिए नेचुरल जस्टिस का सवाल उठा था। एंड ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव द पावर टू ट्राई द केस अंडर फेरा एंड कस्टम्स एक्ट। Further, another important question that has been raised under this case is whether the Directorate of Enforcement of the Custom Officer fall within the definition of the police officer under CRPC 167.
Since such important question of law has to be answered, hence the petition is validly brought under SLP. देखो यानी कि अब क्वेश्चन ऑफ लॉ भी था कि क्या वो पुलिस की डेफिनेशन में आते हैं, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और उसके जो अदर कस्टम ऑफिसर वगैरह हो गए या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के और ऑफिसर हो गए, क्या ये पुलिस ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते, ये भी क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ भी था, मजिस्ट्रेट की पावर का सवाल भी था, जहां जस्टिस मिसकैरेज होने की संभावना थी, तो एसएलपी मेंटेनेबल है। द आंसर इज यस, एसएलपी मेंटेनेबल है। सेकंड क्वेश्चन क्या था जी? सेकंड क्वेश्चन पे गौर करो। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या मजिस्ट्रेट जिसके पास ये लोग लाए गए उसके पास डिटेन करने की पावर थी? मजिस्ट्रेट क्या डिटेन करने की पावर एक्सरसाइज कर सकता है? वेदर मजिस्ट्रेट हैज द पावर टू डिटेन। अब सुनो जी, the question is not what the word in the relevant provision means, but whether there are certain ground for inferring that legislator intended to exclude jurisdiction of the court from authorizing the detention of an arrestee whose arrest was effected on the ground that there is a reason to believe that said person has been guilty of an offence punishable under the provision of the FERA or Custom Act. Which kind of offense seriously create a dent on the economy of the nation and lead to the hazardous consequences? वो कहता है ये दोनों फेरा हो या कस्टम्स हो, ये ऐसे उल्लंघन हैं जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को डेंट पहुंचा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का कहना था टू इन्वोक 167(1) यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए इट इज नॉट एन इंडिस्पेंसिबल प्रीरेक्विजिट दैट इन ऑल सर्कमस्टेंस द अरेस्ट शुड हैव बीन इफेक्टेड ओनली बाय अ पुलिस ऑफिसर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मैं देखूं कि अरेस्ट किसके द्वारा होना चाहिए, जब कोई सीआरपीसी में लिखा है कि अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करेगा और लाके मजिस्ट्रेट के पास जमा कराएगा, मजिस्ट्रेट के पास लाएगा और मजिस्ट्रेट उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज सकता है 15 दिन के लिए। नो वन एल्स एंड नो वन एल्स। सीआरपीसी के 167 में लिखा है, सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड दैट देयर मस्ट नेसेसरली बी अ रिकॉर्ड ऑफ एंट्री ऑफ अ केस डायरी। पुलिस रिकॉर्ड में एक एंट्री भी की जाती है जिसे कहते हैं एफआईआर दर्ज करना। ठीक है, आगे। Hence the Supreme Court stated that the enforcement officer or custom officer can be termed as police officer for the purpose of arrest. पीएमएलए एक्ट के अंदर क्या पावर ऑफ अरेस्ट दे रखी है? यस। अगर पीएमएलए के अंदर पावर ऑफ अरेस्ट दे रखी है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर पावर ऑफ अरेस्ट दे रखी है, और सीआरपीसी कहता है कि पावर ऑफ अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर कर सकता है, तो बड़ी सीधी सी बात है, x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, हेंस प्रूव्ड x इज इक्वल टू जेड। द आंसर इज यस, बस एज सिंपल एज डेट। पीएमएलए कहता है पावर ऑफ अरेस्ट ईडी के पास है। 167 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि भैया अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो जब पावर ऑफ अरेस्ट ईडी के पास है इस एक्ट के अंदर और अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर कर सकता है, हेंस प्रूव्ड ईडी इज इक्वल टू पुलिस ऑफिसर। मैथमेटिक्स की इक्वेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। बोलो ना हाँ। चलिए थर्ड, The Supreme Court held that subsection 1 and subsection 2 of section 167 CRPC के are squarely applicable with regard to production and detention of person arrested under the provision of section 35 of the FERA. मतलब जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। अगर कोई फेरा का उल्लंघन करता है तो फिर उसे जुडिशियल कस्टडी 14 दिन 15 दिन की होगी, एंड सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट अगर इन दोनों का उल्लंघन कोई करता है तो, एंड दैट मजिस्ट्रेट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन अंडर 167(2) टू ऑथराइज डिटेंशन ऑफ अ पर्सन ऑथराइज बाय एन अरेस्टेड बाय एन ऑथराइज ऑफिसर ऑफ द ईडी एंड फेरा एंड टेकन टू द मजिस्ट्रेट। तो यानी कि क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है? द आंसर इज यस, मजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो तीन सवाल उठे थे। पहला, एसएलपी मेंटेनेबल है? यस, एसएलपी मेंटेनेबल है। दूसरा सवाल था क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर है? यस, इसका आंसर तीसरे पॉइंट में दिया कि यस, मजिस्ट्रेट के पास पावर है। ईडी और फेरा के ऑफिसर जो हैं क्या उनको पावर ऑफ अरेस्ट है? द आंसर इज यस, दे वुड बी कंसिडर्ड एज अ पुलिस ऑफिसर। इसका आंसर जो है पॉइंट नंबर 2 में दिया है, इसका आंसर पॉइंट नंबर 3 में दिया है। ठीक हो गई इतनी बात? बढ़ सकते हैं।
मैं दोबारा बोलता हूं कि इस केस लॉ के ऊपर कैसे कैसा सवाल बन सकता है। पहला सवाल बन सकता है एसएलपी कौन कौन से सिनेरियो में जा सकती है। आप लिखेंगे इन द केस ऑफ इन ईडी वर्सेस दीपक महाजन इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट स्पेशल लीव पेटिशन, बताया कि कब कब मूव हो सकता है। ठीक है। सेकंड सवाल, क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर टू डिटेन है अंडर दिस एक्ट पीएमएलए? द आंसर इज यस। सर अच्छा यहां पर पीएमएलए कहां इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि भाई फेरा या कस्टम का उल्लंघन हुआ तो भी पीएमएलए का उल्लंघन हुआ ना। अच्छा थर्ड, क्या ईडी और कस्टम के ऑफिसर्स जो हैं वो क्या पुलिस ऑफिसर हैं? द आंसर इज यस। कैसे पुलिस ऑफिसर हैं? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, बड़ी सीधी सी बात है कि पावर टू अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर्स के पास होती है। ये बात कहां लिखी है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। यहां पर आंसर में सेकंड पॉइंट में लिखी है पावर टू अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर के पास होती है। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, ईडी जो है वो पावर टू अरेस्ट रखता है पीएमएलए एक्ट के अंदर। ठीक है। तीसरा, तो क्या ईडी पावर टू अरेस्ट रखता है और पावर टू अरेस्ट केवल पुलिस ऑफिसर के पास रखती है? तो क्या ईडी पुलिस ऑफिसर है? द आंसर इज यस। इसका आंसर हो गया। क्या ईडी और दूसरा मजिस्ट्रेट के पास पावर है? द आंसर इज यस। तो ये हमारा जी पहला केस लॉ था। ठीक है। तो ये 3 सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं पहले केस लॉ के अंदर, तो आपने दिलो दिमाग में रखना ये तीनों सवाल। फिर आता है जी अगला केस, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है मेरी नजर में और पेपर में इसके आने की संभावना भी है। मैंने इसके ऊपर पहले ही केस स्टडी भी बना के दी है आपको नॉलेज सीरीज के नाम से, बट फिलहाल अब मैं यहां पर कवर कर रहा हूं पीएमटी मशीन वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट दिल्ली। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं कि इसमें मेन सवाल क्या उठा था, ताकि आपको यह दिक्कत ना रहे कि क्या सवाल मेन उठा था। तो मैं बता देता हूं कि यहां क्वेश्चन था जो मेन था कि वेदर पीएमएलए प्लस आईबीसी के अंदर साइमल्टेनियस एक्शन हो सकता है। व्हाट इफ, क्या होगा अगर सेम प्रॉपर्टी है? दिक्कत समझ आई? 2 एक्ट है, सेम प्रॉपर्टी है, क्या पीएमएलए और आईबीसी लग सकता है? सोच के देखो। एक तरफ तो आईबीसी लगा, आईबीसी ने कह दिया मॉरेटोरियम है। दूसरी तरफ पीएमएलए लगा, पीएमएलए ने कहा अटैचमेंट हो गई। अगर मैं कह सकता हूं आईबीसी के अंदर मॉरेटोरियम चल रहा है तो क्या पीएमएलए के अंदर अटैचमेंट हो सकता है? यह सवाल आ गया। हालांकि मैं नॉलेज सीरीज में भी इस पूरे केस लॉ को समझा चुका हूं, बट फिलहाल दोबारा सुनना। एक चीज बस दिमाग रख लेना, वो क्या? सबसे मेन सवाल यह है, क्या जो प्रॉपर्टी थी वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के थ्रू थी? क्या यहां पर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हुआ है? क्या यहां पर इफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फॉरगेट आईबीसी ऑप्ट पीएमएलए, जो प्रॉपर्टी है वो हम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इन्वॉल्व है, भूल जाओ। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो पीएमएलए जीतेगा, आईबीसी खत्म है। अदरवाइज में तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, फिर तो आईबीसी टू प्रिवेल, तो पीएमएलए तो वैसे ही नहीं लगेगा क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है। बस ये इस केस का पूरा क्रक्स निकल के आपके सामने आने वाला है। पढ़ना शुरू करते हैं, देखिएगा। The PMT machine is a part of SBL group companies acquired by the promoter of SBL, Nitin Sandesara, Chetan Sandesara and Deepti Sandesara in 93. Before the provisional attachment order was passed by the ED, NCLT Mumbai had already initiated CIRP. मतलब ED की कार्रवाई से पहले CIRP शुरू हो चुकी थी against PMC machine under IBC, which is still under process. तो मतलब मोरेटोरियम चल रहा होगा। The ED had conducted a search and seizure under the provision of the FEMA and Income Tax Act at Mumbai Vadodara premises of the Sterling Group, its promoters and promoters company in 2017. Later, a provisional attachment order was issued against the SBL Group company in 2018. In the order, immovable property and other movable vehicle etc. belonging to PMT machines were also provisionally attached. इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है,
ठीक है, द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अपील बिफोर द अपीलेंट अथॉरिटी अंडर द पीएमएलए वाज फाइल्ड बाय द आरपी। आरपी का कहना था सर ये अटैच कैसे कर सकते हैं प्रॉपर्टी। सीकिंग रिलीज ऑफ द एसेट्स ऑफ द पीएमटी मशीन, द आरपी कंटेंटेड द मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 ऑफ आईपीसी वाज एप्लीकेबल टू प्रॉपर्टीज ऑफ द पीएमटी मशीन एंड द अटैचमेंट ऑर्डर हैड बीन इम्पीच्ड द रेजोल्यूशन प्रोसेस। मैं थोड़ा सा ब्रीफ और करवा देता हूं यहां। प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी अंडर moratorium still ED proceeds under PMLA। कंपनी की प्रॉपर्टी मॉरेटोरियम में थी, स्टिल ईडी ने इन्फोर्स किया, पीएमएलए के एक्ट के अंदर एक्शन लिया है, पीएमएलए में गया है ईडी। सवाल यह उठा ईडी का एक्शन जस्टिफाइड है। आरपी ने एप्लीकेशन मूव की। देखिए जी, डिसीजन कह रहा की रेशियो डिसाइड इन डी। द एपेलेट अथॉरिटी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हैज अपहेल्ड द प्रिवेलेंस ऑफ आईबीसी ओवर द प्रोविजंस ऑफ द पीएमएलए। वाह वाह वाह। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एपेलेट अथॉरिटी का कहना था कि आईबीसी लगेगा जी, पीएमएलए से ऊपर आईबीसी आएगा। ओके, अब ये जजमेंट किसका था देख लो जरा। एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर फेमा, पीएमएलए, एनडीपीएस, बीबीएपी वगैरह एपेलेट ट्राइब्यूनल का जजमेंट था। अच्छा, एपेलेट अथॉरिटी तो ये कहती है। फिर पीएमएलए एपेलेट ट्राइब्यूनल distinguish between the objective of the PMLA and IBC and was of the view that objective of the PMLA was to deprive the offender from enjoying the illegal acquired fruit of crime by taking away his right over the property acquired through such means। PMLA के अंदर अटैचमेंट कर दिया जाता है। The bench opined that IBC's objective on the other hand was maximization of the value of the asset to promote the entrepreneurship। आईबीसी क्या कहता है, कंपनी को कंटिन्यू करो, और पीएमएलए तो अटैचमेंट की बातें करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। द अपीलेंट बेंच ऑब्जर्व्ड दैट इफ द अटैचमेंट इन दिस केस वाज लिफ्टेड, द आरपी वुड बी एबल टू टेक स्टेप टू गेट अ वायबल रेजोल्यूशन प्लान। अटैचमेंट अगर उठ जाए तो आरपी स्टेप ले सकता है। It was noted that attachment order was passed in relation to mortgage properties in favor of banks which were not purchased from proceeds of crime। यानी कि अपीलेंट बेंच ने अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से को देखकर कहा कि भैया ये तो प्रूव हो रहा है कि जिस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया वो तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से नहीं कमाई गई, as they were purchased and mortgaged with the bank prior to the crime period। तो इसलिए thus because मैं कह सकता हूं they were not acquired from the proceeds of the crime, therefore पीएमएलए उनके ऊपर नहीं लगेगा, उनके ऊपर आईबीसी लगेगा। तो यानी कि वही मैंने आपको लिखवाया, अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है आईबीसी टू प्रिवेल। ठीक है, thus मैं कह सकता हूं thus properties, thus contention of RP was upheld, सही ठहराई गई। लो जी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जीत गया था यहां पर। तो ये हमारा सेकंड केस लॉ था। तो अगेन अगर आईबीसी और पीएमएलए में कॉन्फ्लिक्ट हो, ध्यान से देखना, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी है तो पीएमएलए विल प्रिवेल, अदरवाइज आईबीसी विल प्रिवेल। ठीक है, चले अगले केस पे आते हैं। पीएमटी मशीन के बाद अगला केस है हमारा बीके सिंह वर्सेस सूरज पाल @ चाचा।
अब ये होता है ना कईयों का जैसे नाम होते हैं दीनानाथ चौहान, इतना बड़ा नाम, मगर घर का नाम दीनू, तो वो तो दीनानाथ चौहान @दीनू, समझ गए। तो ये निकनेम है चाचा, इसे चाचा के नाम से पुकारा जाता था। ये था कौन एक्चुअल में, ये जो होता है ना जानवरों की खाल, उनके नाखून, हाथी के दांत, ये उनका स्मगलर था। बीके सिंह कौन थे, ये ना ईडी थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये थे हमारे ईडी साहब। और ये चाचा जो था मर चुका था जब ये केस चल रहा था, मगर ये स्मगलर था। लो जी, अब जब केस हुआ तो जो पॉइंट उठे यहां पर इस केस के अंदर वो ये थे, हुआ क्या था कि ये चाचा जो था ना टाटा इंडिगो नहीं, टाटा मांजा कार आती थी, टाटा मेंजा के अंदर दिल्ली के बस अड्डे के पास से गुजर रहा था। इसके साथ 4-5 लोग और थे। वहां बीके सिंह एंड उनकी टीम ने इसे पकड़ लिया। 3 बैग्स बड़े बड़े मिले थे, जिन बैग्स के अंदर जानवरों की खाले, शेरों के नाखून, ये सब मिले थे वहां पर। तो इन्हें गिरफ्तार किया गया बाद में, और इनके घर पे छापा मारा गया तो वहां 50 लाख रुपए कैश भी मिला। इन्होंने ईडी के रिमांड में सब कबूल कर लिया। बट जब कोर्ट में गए तो कहा कि सर जज साहब ईडी गलत कह रहा है, और आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर को दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, तो कोर्ट में आपको अलग से प्रूफ करना पड़ता है सब चीजें। आपने ये जॉली LLB 2 में देखा भी होगा। तो फिर उसके बाद हुआ क्या, तो मीनवाइल प्रोसीडिंग चल रही थी, चाचा की तो डेथ हो गई थी। अब हुआ क्या कि डिसीजन जब इनके खिलाफ जा रहा था तो इन्होंने कहा, इनके वकील का कहना था सर इन्फॉर्मर को बुलाओ। जैसे इन्फॉर्मर ने इनकी सूचना दी और बीके सिंह अचानक वहां पहुंच गया शक्तिमान बन के, तो फिर इन्फॉर्मर को बुलाओ, हम उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो सवाल उठा, क्या इन्फॉर्मर जो सूचना दे रहा है कि सर यहां गड़बड़ चल रही है, उसे भी बुलाया जा सकता है? ये पहला सवाल था। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि जज साहब, जो इनका डिफेंडेंट के जो एडवोकेट थे, उन्होंने कहा जज साहब ये कहते हैं नाखून मिले, ये मिला, फलाना मिला, डिबका मिला, कहां है, पेश किया जाए हमारे सामने। ईडी ने कहा हम पेश नहीं कर सकते। अब सवाल उठा, क्या अगर आप कह रहे हो कि आपने नाखून पकड़े हैं शेरों के, तो क्या उसे पेश नहीं किया जा सकता? ईडी ने कहा नहीं किया जा सकता। अब उनके अलग रीजन थे। वो क्यों रीजन थे? क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन एक्ट होता है ना, तो वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर ये आपके पास अधिकार है कि आप उन नाखूनों वगैरह को प्रेजेंट करने की आपको जरूरत नहीं है कोर्ट में। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये अधिकार है कि आप अगर ये पकड़ते हो ऐसे लोगों को, स्मगलर को, तो आपको इन चीजों को प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो अब क्वेश्चन था, वेदर द एक्यूज्ड आर गिल्टी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द PMLA पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ द PMLA। सवाल उठा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या PMLA के ऑफेंसेस में आता है? द आंसर इज यस, आता है। अच्छा, ये कैसे आता है सर? आपकी बुक्स में ना अपेंडिक्स के नीचे दे रखा है लास्ट में कि कौन कौन से ऑफेंस आते हैं। मैंने इनिशियल केसेस के अंदर करवाए भी हैं कि कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं। तो फिलहाल ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या ये भी PMLA की शेड्यूल ऑफेंसेस में आता है? द आंसर इज यस, आता है। अब फिलहाल और कुछ क्वेश्चंस भी यहां थे। पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन एक और ये था कि क्या एग्जामिनेशन ऑफ इन्फॉर्मर रिक्वायर्ड है? वो इन्फॉर्मर जिसने इनकी सूचना दी थी, क्या उसका एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है? तीसरा क्वेश्चन है कि फिजिकल प्रोडक्शन, जो 3 क्वेश्चन यहां पर कोर्ट के सामने आए थे, ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्राबैंड, मतलब शेर के नाखून वगैरह इन कोर्ट, क्या रिक्वायर्ड है? ये सब चीजें थी जिनके ऊपर सवाल उठे थे, ये सब चीजों के ऊपर सवाल उठाए गए थे। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे, चलिए।
अब कोर्ट का व्यू था that while examining the evidence opined that in proving the criminal activity under the Wildlife Protection Act there's no need to examine the informer. ये इस कोर्ट में जजमेंट था इस केस के अंदर, चाचा वाले केस के अंदर. Moreover, the Wildlife Crime Investigation Handbook prohibit the examination of informer as a witness in court to protect his identity. बहुत सेफगार्ड करता है इन्फॉर्मर्स को, क्योंकि इनके ना ये जो स्मगलर्स होते हैं, इन्फॉर्मर का पता लग जाए तो वो तो हत्या का हो जाएगी उसकी, तो फिर तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए उनको पेश नहीं किया जा सकता. Therefore, the claim of the defense regarding non-examination of informer was refuted by the court. Refuted by the court का मतलब है कि that was declined by the court. Again, the court also opined that the physical production of the wildlife contraband during the trial is not an essential to prove the recovery. अब ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर सवाल बन सकता है. इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर सवाल बन सकता है. फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉन्ट्राबैंड की जरूरत नहीं है. अच्छा, पता है वैसे भी हमारा एक एक्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट, और इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि भैया केवल दो डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने, दो चीजों को प्रेजेंट करने की जरूरत होती है कोर्ट में. पहला एक डॉक्यूमेंट को और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को. उसके अलावा कोई भी जब्त सामान, चाहे नार्कोटिक ड्रग्स हो या किसी भी चीज को प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती. पता है, ये इसी केस में जजमेंट था. हालांकि सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत महत्वपूर्ण लाइन जो है वो लिखी नहीं है, बट मैं अगेन कहूंगा आपने इसी के अनुसार ही चलना. बट फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सेक्शन 59 है इंडियन एविडेंस एक्ट का. सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत जबरदस्त बात कहता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी से कोई चीज पकड़ी है, कोई स्मगलर था, उससे आपने स्मगलिंग का कुछ और पकड़ा, नार्कोटिक ड्रग्स पकड़ी, उन सबको कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं होती. केवल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश किए जाते हैं. ठीक है. The court also opined that physical production of the wildlife contraband is not an essential to prove the recovery. लो जी, पेश करने की जरूरत नहीं है, पेश करने की जरूरत, नो नीड टू प्रोडक्ट, नो नीड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब क्लियर है एकदम. वीडियो दे ही रहा हूं वैसे. चलें थर्ड. अब मैंने कहा जी इस केस में हुआ क्या था कि चाचा जो था ना वो मर गया था, केस की प्रोसीडिंग जब चल रही थी, और उसके फिलहाल जैसे ये कॉन्ट्राबैंड मिले थे ना, इसके घर पे छापा मारा तो वहां 50 लाख रुपए कैश भी मिला था. अब वो कहता है इट वॉज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट दैट मनीज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन वर द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अंडर पीएमएलए. जो इन्होंने एक्सेप्ट किया था सब एक्यूज ने कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे. द कोर्ट वाइल कन्विक्टिंग 2 ऑफ द 3 एक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए ऑल्सो ऑर्डर्ड द रिकवर्ड मनीज टू बी कन्फिस्केटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 8 subsection 5 and 8 subsection 7 of the aforementioned anti money laundering legislation. प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब्त किया जाता है कि नहीं सेक्शन 8 में? यस, तो वही कह रहा है कि वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे तो उन्हें जब्त किया जाएगा. अच्छा, हुआ क्या था सर, इसमें लिखने की क्या जरूरत थी? थर्ड पॉइंट लिखने की जरूरत यह थी कि इसकी वाइफ क्लेम कर रही थी कि सर वो मेरी जीविका का साधन है. मतलब इसकी वाइफ, चाचा की वाइफ, जो चाचा जिसकी डेथ हो चुकी थी उसकी वाइफ कह रही थी सर वो तो अब मेरी जीविका का साधन है, मेरे को तो उसी के सहारे, उस अमाउंट के सहारे ही जीना है, और मैंने तो हमने प्रॉपर्टी बेची थी, ये प्रॉपर्टी बेचने का एडवांस था और ये इसी से मेरी जीविका चलनी है. इमोशनल कॉल नहीं ली जाएगी, इमोशनल कॉल नहीं ली जाएगी कि मेरी जीविका का साधन था. कोर्ट में एक्यूज ने एक्सेप्ट किया कि जी सर हमने बेचा, क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसे तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो इमोशंस नहीं देखे जाएंगे, इन बातों का ध्यान रखना. तो ये था जी हमारा केस नंबर 3, चाचा जी का केस. केस नंबर 4, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं यार, बड़े बड़े नाम आ रहे हैं. छगन भुजबल साहब, गृह मंत्री महाराष्ट्र, अगर आपको याद हो. छगन चंद्रकांत भुजबल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सबसे बड़ा सवाल जो यहां पर उठ के आया था, हालांकि बहुत सारे सवाल नीचे लिखे गए हैं, बट जो सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ के आया था वो ये था कि वेदर ऑफिसर, पीएमएलए का ऑफिसर बिना एफआईआर फाइल किए हुए क्या एक्शन ले सकता है, हां या ना? पीएमएलए का ऑफिसर
बिना एफआईआर दर्ज करे हुए क्या एक्शन ले सकता है, हां या ना? तो लिखेगा वेदर ऑफिसर अंडर पीएमएलए कैन टेक एक्शन विदाउट एफआईआर। बिना एफआईआर फाइल किए हुए क्या एक्शन हो सकता है इस एक्ट के अंदर या नहीं हो सकता? यह सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठा था। चलो जी, फैक्ट्स पढ़ना। द पेटिशनर छगन भुजबल साहब, बीइंग द फॉर्मर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, गृह मंत्री भी थे, was accused of generating huge illicit funds to the tune of more than 800 crores that were money laundered. While holding official position as a PWD minister, the petitioner allegedly awarded contract of public work for the self gain. अपनी खुद की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे। एक कॉन्ट्रैक्ट तो दिल्ली के अंदर महाराष्ट्र भवन बनाने का भी था, करोड़ों सैकड़ों करोड़ की पेमेंट हुई थी। खैर, और कुछ नहीं कहना चाहिए। आगे, as per the provision laid down in PMLA 2002, the petitioner was arrested and the special court took cognizance of the offence and the passed a detailed order sending him to the custody. यही होता है, स्पेशल कोर्ट के पास जाती है कंप्लेन, एफआईआर क्या स्पेशल कोर्ट के पास पॉइंट जाता है। और हम जानते हैं कि सेक्शन 45 to 47 लगते हैं और जो कहते हैं कि जी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा मामला और वो आदेश दे सकता है गिरफ्तारी का। यही तो मामला था। द पेटिशनर मूव्ड द ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीकिंग द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। भाई ये कौन से वर्ड आ गए? कहता है पेटिशनर मूव द पेटिशन बिफोर द बॉम्बे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? ये पेटिशन होती है क्रिमिनल लॉ के अंदर। इसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे कोर्ट में लाओ, ईडी को कहा जाता है, और हमें रीजन बताओ कि तुमने गिरफ्तार इसे कर कैसे लिया। इसे कहते हैं रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मतलब डायरेक्शन टू पुलिस मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी, टू ब्रिंग इम्प्रिजेंट जिसे गिरफ्तार हुआ किया गया है टू कोर्ट एंड आस्क रीजन फॉर डिटेंशन। ठीक है, चले। कहता है अमेंडमेंट ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ कौन कौन से अराइज हुआ है? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन 2005 मेड ऑल द ऑफेंसेस अंडर दैट नॉन कॉग्निजेबल। ओ भाई ये तो बड़ी गलत बात हो गई यार। वो कहता है सारे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हैं अनलेस द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द स्पेशल कोर्ट। जबकि हम तो पढ़ते हैं कि वो कॉग्निजेबल होते हैं। यस, ये जो हम पढ़ते हैं ना कॉग्निजेबल होते हैं, ये फाइनेंस एक्ट 2019 की अमेंडमेंट थी। ठीक है ना, तो अभी हम पढ़ते हैं कॉग्निजेबल होते हैं, तो ये वहां की अमेंडमेंट थी। फिलहाल तो ये जब केस हुआ तब तक वो फाइनेंस एक्ट 2019 नहीं था, तो वहां लिखा था कि सारे नॉन कॉग्निजेबल हैं और कॉग्निजेबल तब बनेंगे जब स्पेशल कोर्ट इन्हें कंसीडर करेगा। आज का सेक्शन 45 क्या कहता है मैं आपको दिखा देता हूं। आज का सेक्शन 45 फिलहाल आपके पास भी किताब होनी चाहिए। सेक्शन 45 आज का क्या कहता है? कहाँ गया? बेदर्दी दिल को तड़पा के, दिल का चैन चुरा के, ला 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 ला। लो जी, कहता है सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोवाइड दैट द ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब बहुत सीरियस अपराध माने जाते हैं, नॉन बेलेबल हैं।
और क्या किसी अरेस्ट वारंट वगैरह की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है, मगर एक प्रोसीजर जरूर लिखा हुआ है। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर यह है कि आपको पहले स्पेशल कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन जरूर फाइल करनी पड़ती है, और स्पेशल कोर्ट के पास जब आप पिटीशन फाइल करते हो तो स्पेशल कोर्ट आपको कह सकता है कि भैया गिरफ्तार कर लो। पड़ेगा स्पेशल कोर्ट में 43 to 47 upon a complaint made by the authority authorized in this behalf take cognizance of the offence for which the accused is committed to it for trial। ठीक है, चले। तो अब यहां पे क्या हुआ था, अब आ जाइएगा इस केस में। कहता है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45, उस वक्त जब अमेंडमेंट लाई गई थी तो उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल शब्द लिखा था। अनलेस द कॉग्निजेबल इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट और द स्पेशल कोर्ट द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर कुड नॉट हैव बीन इफेक्टेड। जब तक मजिस्ट्रेट और स्पेशल कोर्ट नहीं कहेंगे तब तक अरेस्ट नहीं हो सकता। देयरफॉर रिक्विजिट प्रोसीजर फॉर अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर वाज नॉट फाइल्ड। ये पहला क्वेश्चन ऑफ लॉ था। दूसरा, पहला क्वेश्चन अराइज हुआ था। दूसरा, द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वाज नॉट मेंशन इन राइटिंग इन द अरेस्ट वारंट। ये दूसरा क्वेश्चन था कि भैया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं लिखे अरेस्ट वारंट में कि क्या होंगे। अच्छा, वैसे क्या होते हैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट? देखते हैं जरा सेक्शन 43 to 47 जरा देखें हम तो क्या होते हैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट 43 to 47। कहता है फॉर द टाइम टू नोटिफाई वन और मोर कोर्ट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर सच एरियाज। ठीक है, द शेड्यूल ऑफेंस इट ओवरराइड द क्रिमिनल प्रोवाइडेड द शेड्यूल ऑफेंस एंड द ऑफेंस पनिशेबल एंड शैल बी ट्रायबल ओनली बाय स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में अपॉन अ कंप्लेंट मेड बाय द अथॉरिटी इन दिस बिहाफ अंडर दिस एक्ट टेक कॉग्निजेंस द रिक्वायरमेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट ऑफ फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस इज नो मोर एप्लीकेबल। ओके, फिर आगे कहता है ऑफेंस अंडर द एक्ट शेल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल नो पर्सन एक्यूज्ड। ये बेल के बारे में कहता है। यानी कि सवाल उठा कि मैं कहूं कि अगर ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं लिखे हुए तो फिर क्या होगा? कुछ ऐसा पार्टिकुलर, कुछ ऐसा पॉइंट देखते हैं। थर्ड, एक और क्वेश्चन अराइज हुआ यहां पर। थर्ड अराइज हुआ, कहता है जी ये रहा, द असिस्टेंट डायरेक्टर बीइंग एन अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर 48 of the PMLA without any notification established by the central government under section 49 imposing any condition or limitation on his power cannot be held as competent to exercise its power under section 19 of the act। अरेस्ट की पावर, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह जो हैं वो अरेस्ट की पावर नहीं रखते हैं। ये जो हैं एडिशनल डायरेक्टर वगैरह जो हैं इनके पास, असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं इनके पास अरेस्ट की पावर नहीं है। ये सवाल उठा तीसरा। ये तीन क्वेश्चन थे जिनका हमें जवाब चाहिए था इस केस के अंदर, एंड देखते हैं जवाब क्या मिला। क्योंकि भुजबल साहब को गिरफ्तार किया गया था और इन्होंने कहा जी प्रोसीजर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया भुजबल साहब को गिरफ्तार करते हुए। अब कोर्ट का जजमेंट क्या था देखना शुरू करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है द असिस्टेंट डायरेक्टर पावर टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 19। पावर टू अरेस्ट कहां दिया हुआ है? सेक्शन 19 में। ये रहा सेक्शन 19। आ जाइएगा सेक्शन 19 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन 19, ये देखो ये देखो ये देखो। अब ये कुछ बताएगा जरूर हमें। कहता है इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोसेशन द रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस ही मे अरेस्ट। क्या ये वर्ड अपने आप में नहीं बता रहा कि क्या डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर के पास एविडेंस होने चाहिए गिरफ्तार करने के? यस, ये बता रहा है। तो काफी कुछ सेक्शन 19 पढ़ते ही क्लियर हो रहा है। ओके, आते हैं वापस। द असिस्टेंट डायरेक्टर्स पावर टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 19 डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एज टू वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। वो कहता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का सवाल है कहां? पावर टू अरेस्ट में तो कहीं नहीं लिखा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन 19 में नहीं लिखा। परफेक्ट। It was pertinently noted that while amending section 45 of the act, the legislator had not changed the heading, thereby giving
clear indication that it does not intend to make the offense non-cognizable, but only wanted to clear the conflict between the power of the police officer who can arrest in cognizable offense without warrant and the authority established under section 19 of the PMLA who can arrest on the condition being satisfied as laid down in the act. अब ये अमेंडमेंट की बात थी कि उस वक्त जो अमेंडमेंट आ रही थी उस वक्त उनका व्यू क्या था, मगर फिलहाल मेरा पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ में मेरा पहला सवाल उठा वो ये था कि अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 मेड ऑल द ऑफेंसेस अंडर द एक्ट नॉन कॉग्निजेबल अनलेस द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस इज टेकन बाय द मजिस्ट्रेट. द अरेस्ट ऑफ पिटिशनर कुड नॉट हैव बीन इफेक्टेड, देयरफॉर रिक्विजिट प्रोसीजर फॉर अरेस्ट वाज नॉट फॉलोड. सवाल उठा, रिक्विजिट प्रोसीजर वाज नॉट फॉलोड बिकॉज इट वाज नॉन कॉग्निजेबल. नॉन कॉग्निजेबल था तो नॉन कॉग्निजेबल में पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर अरेस्ट होना चाहिए. क्या ऐसा करना जरूरी है पीएमएलए के अंदर? जब पीएमएलए के अंदर सेक्शन 19 ने क्लियर कट कह दिया कि भैया जब ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होगा तभी वो अरेस्ट करेगा, तभी वो अरेस्ट करेगा रीजन टू बिलीव के साथ ही, तो फिर क्या मैं कह सकता हूं कि किसी और चीज की जरूरत है? द आंसर इज नो. चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल, सेक्शन 19 के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि भैया जब वो उसके पास एविडेंस होगा तभी वो गिरफ्तार करेगा. तो फिर बात है ही नहीं ना. असिस्टेंट डायरेक्टर पावर टू अरेस्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एज टू वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल. वो कहता है जो अमेंडमेंट के वक्त बात आई थी वो केवल इतनी थी कि पुलिस ऑफिसर के अलावा और कोई गिरफ्तार करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या, बट हमारे लिए केवल इतना पक्ष रेलेवेंट है, ध्यान रखना. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट वाज नॉट मेंशन इन द अरेस्ट वारंट. यही था ना, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. अब मुझे बताना, आप लोग जवाब दे सकते हो इसका? ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नॉट मेंशन, क्या फालतू की बात है? सेक्शन 19 के अंदर ही हैज अ रीजन टू बिलीव, मतलब ही मस्ट हैव कलेक्टेड द एविडेंस बिफोर प्रोसीडिंग फॉर अरेस्ट. इट वाज फर्दर हेल्ड एट सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए डज नॉट कंटेम्पलेट, मतलब विचार नहीं कर रहा आइदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर और ऑन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉग्निजेबल ऑफेंस और ऑब्टेनिंग परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस. वो कहता किसी चीज की बात नहीं कर रहा, वो ऐसी किसी की भी बात नहीं कर रहा, सीधा गिरफ्तार करके स्पेशल कोर्ट में ले जा, वो तो इसे अधिकार दे रहा है. द ओनली कंडीशन बिफोर विच आर लेड डाउन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट पर्टेन टू रीजनेबल बिलीफ ऑफ द अथॉरिटी विच इज ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल इन हिज पोसेशन. समझ आई बात? तो क्या सवाल ये उठा कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर मेंशन नहीं थे तो क्या इन चीजों से कोई फर्क पड़ता? नहीं, बिकॉज ही हैज द मटेरियल इन हिज पोजीशन. जब स्पेशल कोर्ट में मामला जाएगा तो स्पेशल कोर्ट या तो ईडी की बैंड बजाएगा या फिर इस व्यक्ति को जाके जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा 15 दिन की, जो हमने अभी देखा सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी. तो क्या ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेंशन होना जरूरी है? मैं कहता हूं नहीं जरूरी है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्योंकि उसके बाद मटेरियल एंड सपोर्ट है जिसे वो स्पेशल कोर्ट में दिखाएगा. 24 घंटे के अंदर स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाता है. आगे कहता है थर्ड, द असिस्टेंट डायरेक्टर बीइंग एन अथॉरिटी established under section 48 of the PMLA without any notification imposing any condition or limitation on his power cannot be held as a competent to exercise its power under section 19. सेक्शन 19 के अंदर किसको लिखा है? असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर है, देख लेते हैं. सेक्शन 19 असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर है या नहीं है? इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, आइएगा. Section 48 and 49 of the PMLA give the officer of the Directorate of Enforcement power to investigate cases of the money laundering. The enlist officer have also been authorized to arrest and initiate the proceedings for attachment of property and to launch the prosecution in the designated special court.
It was held that law is well settled, that definition given in the rules must be read in conformity with the provision of section 19 of the PMLA Act. हालांकि ये रूल हमारे सिलेबस में नहीं है, and hence appropriate interpretation would be that far as director, deputy director, assistant director are concerned, no authorization of the CG is required, where in respect of other officer such authorization may be necessary. मतलब इन सेक्शन 19 को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये पता लगता है कि इन ऑफिसर के लिए कोई भी सीजी की पावर की, कोई भी सीजी की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है. कहता है इफ द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि नो परमिशन इज रिक्वायर्ड ऑफ सीजी फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन बाय डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यह सवाल उठा था कि हमें गिरफ्तार जिसने किया, क्या उसके पास पावर टू अरेस्ट थी? द आंसर इज नहीं थी, नहीं थी, क्योंकि सेक्शन द आंसर इज थी, गड़बड़ कर गया. द आंसर इज थी. क्यों? क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर ने गिरफ्तार किया था और असिस्टेंट डायरेक्टर के पास पावर थी. मैं इसे सिंपल लिखवा देता हूं, वेदर असिस्टेंट डायरेक्टर can arrest without authority of CG. लो जी, तो ये हमारा था यहां पर सवाल, ये हमारा यहां पर सवाल उठ रहा था कि असिस्टेंट डायरेक्टर को किसी भी अथॉरिटी की जरूरत सीजी की नहीं है. बड़े तो तीन सवाल, तीनों सवालों के जवाब देखते हैं. तीनों सवालों के क्या क्या जवाब थे? पहला, छगन भुजबल साहब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 45 के ऊपर पहला सवाल उठा कि सारे ऑफेंस जब नॉन कॉग्निजेबल हैं तो जब तक कॉग्निजेबल प्रूव ना हो जाए तो अरेस्ट नहीं हो सकता. यह सवाल था कि जब तक कॉग्निजेंस प्रूव ना हो जाए तो अरेस्ट नहीं हो सकता. इस सवाल का जवाब कोर्ट ने दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, और कहा कि भैया यहां पर कॉग्निजेंस वगैरह प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर टू अरेस्ट कहीं भी नहीं लिखा कि अगर कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल होगा. सेक्शन 19 तो पावर ऑफ अरेस्ट देता है बस, वहां कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की कोई चर्चा नहीं है. दूसरा, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नॉट मेंशन. भैया जब सेक्शन 19 में लिखा है कि रीजन टू बिलीव होने चाहिए तो ग्राउंड फॉर अरेस्ट मेंशन करने की जरूरत थी नहीं. तीसरा कहता है असिस्टेंट डायरेक्टर के पास क्या पावर टू अरेस्ट है विदाउट द सीजी अथॉरिटी ऑफ सीजी? द आंसर इज यस, क्योंकि सेक्शन 19 के अंदर क्लियर लिखा है कि डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और अदर ऑफिसर एज ऑथराइज्ड, यानी कि इन तीनों पहले ऑफिसर को सीजी के ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है. आगे बढ़े. चलो जी, हम आते हैं केस नंबर 5 की तरफ, जिसका नाम है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश हैदराबाद. अब इस केस में जो मेन सवाल उठा था वो ये था कि जो स्टेटमेंट आप ईडी के सामने देते हो, वेदर सच स्टेटमेंट वुड बी एडमिसिबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. द आंसर इज यस. वो ईडी के सामने जो स्टेटमेंट देते हो, फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते हो ना, ईडी को बुलाया गया, किसी नेता को बुलाया जा रहा है ईडी से जांच के लिए, पड़ताल के लिए, तो क्या जो ईडी के सामने स्टेटमेंट जारी होती है कि वो एडमिसिबल एविडेंस मानी जाती है? द आंसर इज यस. अच्छा सर, वो तो मतलब पुलिस के सामने एविडेंस की तरह हुई, जैसे मैंने अभी एक केस में पीछे स्टेटमेंट भी दी थी. देखो ऐसा है कि आपने स्टेटमेंट तो जारी कर दी ईडी के सामने, और फिर अगर आप उस स्टेटमेंट को चेंज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको फिर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारे पीएमएलए के एक्ट के अंदर ना एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 50. हालांकि आपके सिलेबस में आईसीआई ने डाला नहीं है, बट उस सेक्शन के ऊपर ये केस लॉ बना है.
तो सेक्शन 50 जो है वो कहता है कि देखो जो ईडी के सामने स्टेटमेंट जारी होगी वो सच बोलना, क्योंकि ईडी के सामने स्टेटमेंट जो है वो फिर अगर आप बाद में उसे ठुकराते हो तो ओनस ऑफ प्रूफ या बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आ जाता है, तो उसे सच माना जाता है जो आप ईडी के सामने कहते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे यही घटना घटी थी। देखिएगा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या था यहां पर, वेदर अ स्टेटमेंट मेड बिफोर द ईडी इज बाइंडिंग ऑन द एक्यूज्ड विदाउट प्रूफ एज एडमिशन। तो इसमें फर्दर लिखवाने की जरूरत नहीं, आई थिंक बड़ा अच्छा सा इन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ सीए इंस्टीट्यूट ने खुद ही आपको लिख के दे दिया है। कहता है फर्स्ट पेटिशनर, मतलब जो डालमिया सीमेंट वाले थे, इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द सेकंड पेटिशनर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Petitioners state that the CBI filed a charge sheet before the special court for the CBI cases. Based on the allegation in the said charge sheet, the first respondent registered a case on state of Andhra Pradesh ने registered किया case for schedule offence under the PMLA in which the first petitioner is shown as accused. हुआ क्या, MD को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया, सेक्शन 50 ऑफ द PMLA, हालांकि सिलेबस में वैसे नहीं रखा हुआ, केस लॉ के थ्रू डाल दिया। कहता है अंडर अ PMLA अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गिव अ ट्रूथफुल स्टेटमेंट ऑफ सच पर्सन इज समन्ड बाय द डायरेक्टर। द पावर टू अ डायरेक्टर इज गिवन अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ऑफ द PMLA which provides that the director, additional director, joint director, deputy director, assistant director has the power to summon any person whose attendance he considered necessary, whether to give evidence or to produce any record during the course of any investigation. All such summoned person are bound to state the truth or make statement and produce such document as may be required. तो यानी कि क्योंकि उन्हें क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी का दर्जा दिया गया है, आपने कई बार हमने ये पावर की थी ना कि दे वेस्ट विद ऑल द पावर एज प्रेस्क्राइब इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो सिविल प्रोसीजर कोड की वो जो पावर है वो क्योंकि ईडी को भी दे दी गई है, तो इसलिए जो भी बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। ये पावर पुलिस ऑफिसर के ऊपर नहीं है। ईडी को हालांकि पुलिस ऑफिसर माना जाता है, बट ईडी की पावर यहां पर पुलिस ऑफिसर से आगे निकल जाती है। ठीक है, ये ईडी के सामने बयान को देकर अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, फिर आपके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ हो जाता है। तो ईडी को ये स्पेशल पावर है। तो बस वही कह रहा है कि क्या ईडी के सामने दी गई पावर एडमिसिबल बन जाएगी। द आंसर इज यस, सेक्शन 50 के ऊपर है ये कॉन्सेप्ट। बस ये छोटा सा केस लॉ ही था। अगले केस पे आइएगा, FIU वर्सेस कॉरपोरेशन बैंक। FIU वर्सेस कॉरपोरेशन बैंक। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में भैया आप लोगों में से शायद पहले कईयों ने सुना होगा, कोबरा पोस्ट का नाम सुना होगा। कोबरा पोस्ट, यहां पे लिखा भी हुआ है cobrapost.com। इन्होंने क्या किया था, अभी कुछ साल पहले एक ऑपरेशन किया था, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें डिफरेंट बैंक्स के पास ये लोग गए थे और उन्हें कहा था कि क्या आप हमारा इलीगल मनी एक्सेप्ट कर लेंगे FD के रूप में। और हैरानी की बात है कि बैंकों ने कहा था हाँ जी कर लेंगे। ये तब का केस है। अगर आपको याद हो तो इस एक्ट के अंदर 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 12, सेक्शन 13। कुछ याद आया? जो बैंकों के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर और इंटरमीडियरीज के ऊपर लगते हैं। सेक्शन 12 कहता है कि भैया बैंकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपने पास रखें ट्रांजैक्शंस के। और सेक्शन 13 कहता है कि भैया बैंकों ने अगर ऐसा ना किया तो फिर डायरेक्टर साहब जो है हमारे पेनल्टी लगा देंगे उनके ऊपर। तो यही होता है, यही सेक्शन 12 एंड 13 के ऊपर है। अब हुआ क्या था, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 12 के ऊपर केस था। Banks were accepting illegal money वायलेशन हो रहा था सेक्शन 12 का एंड 13 का। ठीक है, अब हुआ क्या, 2013 के अंदर, ये डेट भी दी हुई है, 15
February 2013 अमेंडमेंट इन पीएमएलए आई, और इस अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ पता है? अमाउंट ऑफ पेनल्टी रिड्यूस कर दिया गया। अमाउंट ऑफ पेनल्टी रिड्यूस्ड। लो जी, अमेंडमेंट पीएमएलए में आई और अमाउंट ऑफ पेनल्टी को उठा के रिड्यूस कर दिया गया। जब ईडी ने पेनल्टी लगाई, डायरेक्टर साहब ने जब पेनल्टी लगाई तो वो यहां पर डायरेक्टर ऑफ एफआईयू ने जब पेनल्टी लगाई तो उन्होंने जो पेनल्टी लगाई वो पेनल्टी लगाई गई पुराने अमाउंट पे, क्योंकि उनका कहना था क्योंकि स्टिंग जो है, स्टिंग ऑपरेशन जो कोबरा पोस्ट ने किया था वो 15 फरवरी 2013 से पहले किया था, तो इसलिए पेनल्टी भी वैसे ही लगानी चाहिए क्योंकि उस जब ऑफेंस हुआ तब। अब 15 फरवरी 2013 की अमेंडमेंट के बाद पेनल्टी कम हो गई थी, तो यहां एक्यूज्ड का कहना था कि सर आप पेनल्टी ज्यादा लगा रहे हो, पेनल्टी कम लगाओ। ये वाला सवाल अब आ रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह सवाल पेपर में आपके एग्जाम में आना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, तो इस केस लॉ को यहां देखने का लॉजिक भी नहीं था। बट ठीक है, इसी इंस्टीट्यूट तो हमारा अपना ही है ना, तो उन्होंने कर दिया, अब दे दिया तो क्या करें। अब खैर सवाल ये था कि हालांकि इस केस लॉ से आपको एक चीज तो समझ आ जाएगी, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नाम की एक चीज समझ आ जाएगी। वो क्या थी अभी बताता हूं, तो फिलहाल केस लॉ पूरा समझ लेना। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया, उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बैंकों को कहा गया कि आप इलीगल मनी हमारा एक्सेप्ट कर लीजिए। बैंक इलीगल मनी एक्सेप्ट करने को तैयार थे। तो क्या मैं कह सकता हूं सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 की इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी थी बैंकों ने? द आंसर इज यस। अब हुआ क्या, 15/12/2013 को एक अमेंडमेंट आई जिसमें सेक्शन 13 की जो पेनल्टी थी उसे कम कर दिया गया, पहले वो ज्यादा हुआ करती थी। तो फिर अब जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने जो ऑर्डर पास किया वो ज्यादा पेनल्टी का किया था, और ट्राइब्यूनल के पास गए तो एपेलेट ट्राइब्यूनल ने पेनल्टी का कहा कि ऑर्डर को कम करो, ऑर्डर को कम करो। एपेलेट ट्राइब्यूनल ने पेनल्टी का अमाउंट कम कर दिया। अल्टीमेटली दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये केस पहुंचा, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने इसका जजमेंट दिया और एक बड़ा अच्छा सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल समझाया। वो क्या था देखना, ये देखिए पूरा जो केस के अंदर जो चीज समझ आने वाली है वो ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND वर्सेस कॉरपोरेशन बैंक। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ये क्या देखती है? ये मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड फ्रॉड्स की इन्वेस्टिगेशन करती है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये भी, ईडी के पैरेलल काम करती है ये भी। तो वहां के डायरेक्टर्स ने जो ऑर्डर इशू किया सुनिएगा, कहता है वेदर अपीलेट ट्राइब्यूनल कुड मॉडिफाई द ऑर्डर पास्ड बाय डायरेक्टर FIU बाय रिड्यूसिंग द पेनल्टी अमाउंट। अच्छा, अब डिसीजन क्या लिया गया? द कोर्ट नोटेड दैट देयर वाज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू एस्टेब्लिश दैट स्टिंग ऑपरेशन हैड बीन कंडक्टेड प्रायर टू 15 फरवरी 2013। मेन पॉइंट यही था डायरेक्टर साहब के ऑर्डर में, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन 15 फरवरी 2013 से पहले का है। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा ऐसा एविडेंस ही नहीं है। भाई कैमरे में तो आप डेट चेंज करके कभी भी कर लो ना, तो हम कैसे मान लें कि ये किस डेट का है? और जब ये घटनाएं हुई थी तो बैंकों में CCTV कैमरे वगैरह तब ज्यादा होते नहीं थे, किसी बड़ी ब्रांच में होते थे। आगे, therefore FIU's contention that unamended provision were applicable to the banks were bereft of any factual foundation, यानी कि उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। ये स्टेटमेंट मतलब आपके लिए एग्जाम के लिए तो रेलेवेंट नहीं है, ये पहला पॉइंट बिल्कुल भी। सेकंड पॉइंट कहता है द ओनली क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर द अमेंडेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड फॉर लेसर प्यूनिटिव मेजर्स वर एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली। अगर मान लीजिए लेस पेनल्टी का कोई प्रावधान आया है तो लेस पेनल्टी का प्रावधान वो कब से एप्लीकेबल होगा? लेस लोअर पेनल्टी का प्रावधान मतलब वो क्या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल हो सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे प्यारा क्वेश्चन यहां पे ये था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यहां पर अराइज हुआ। ये मैं कह सकता हूं नॉट रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम के लिए, फॉर एग्जाम्स। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे जो था T. Barai वर्सेस हेनरी ओह एंड अनदर्स।
wherein the Supreme Court had explained that in so far as the new enactment create new offenses or enhances the punishment for a particular type of offenses, no person can be convicted by such ex post facto law, nor can the enhanced punishment prescribed by amendment be imposed. अगर मान लीजिए पेनल्टी का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है अमेंडमेंट पर, तो जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो पुराने हिसाब से ही लगेंगी, अमेंडेड प्रोविजन के हिसाब से नहीं, क्योंकि वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं होगा अगर पेनल्टी का अमाउंट बढ़ाया जाता है तो. हाउएवर इफ द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस इज रिड्यूस्ड, there is no reason why the accused should not have the benefit of reduced punishment. बट अगर पेनल्टी का अमाउंट घटाया जाता है और प्रोसीडिंग चल रही है तो फिर रिड्यूस पेनल्टी का प्रोविजन का बेनिफिट मिलना चाहिए. यानी कि इंक्रीज पेनल्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं होगी, बट रिड्यूस पेनल्टी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल हो जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया. ये मेन चीज है जो आपके समझने के लिए है. इंक्रीज इन पेनल्टी not applicable retrospectively. Reduce in penalty applicable retrospectively. आगे बढ़िएगा. कहता है रिलायंस वॉज प्लेस्ड अपॉन द कमिश्नर ऑफ टैक्स सेंट्रल इंडिया न्यू दिल्ली वर्सेस वाटिका टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, वेयर इन द सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट इफ द लेजिस्लेशन मतलब कानून कन्फर्स द बेनिफिट ऑन सम पर्सन without inflicting a corresponding detriment on some other person, or where it appeared that the intention of legislator is to confer such benefit, the rule of purposive construction would be applicable and said legislator would be construed as applicable with a retrospective effect. थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग्स हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, चेंज हो रहा है लॉ, और लॉ को चेंज करके अगर मान लीजिए कि कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट अब आगे आने वाले केसेस के लिए नहीं बल्कि पिछले केसेस के लिए भी मिलेगा. ये केस लॉ ये कहता है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो एक निकल के आया, ये आपके लिए इस केस में रेलेवेंट था. ठीक है ना. अब ये स्टिंग ऑपरेशन की बात है, ये यहां पर रेलेवेंट है नहीं, खैर आपके लिए आप छोड़ सकते हो इस बात को. बस ये ध्यान रखना, ये जो छोटी सी बात आई थी कि अगर लॉ चेंज होता है, पेनल्टी रिड्यूस होती है, अब वो स्टेटमेंट पूछ सकता है इफ द पेनल्टी रिड्यूस्ड बाय द फर्दर इनएक्टमेंट then it would be effective retrospectively decide keeping in mind the relevant decision of court. क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? any reduction in penalty through any modification in enactment will have retrospective effect. Discuss in the view of relevant judgment. लो जी, डिस्कस इन द व्यू ऑफ रेलेवेंट जजमेंट. तो ऐसा केस इस तरीके से का ये स्टेटमेंट बेस्ड केस यहां पर बन सकता है.
चलो जी आगे बढ़े, केस नंबर 7 पे आते हैं। श्रीमती के सौभाग्य वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कर्नाटका हाईकोर्ट। बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे भाई सभी, बिजनेसमैन प्लस पॉलिटिशियन। ये के सौभाग्य जी हो गए और इनके हस्बैंड हो गए, बेटे हो गए, ये सब बिजनेसमैन भी थे कर्नाटका के और बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी थे। तो ये करप्शन चार्जेस के अंदर, शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज का प्रोविजनल अटैचमेंट हो गया था। अब जब प्रोविजनल अटैचमेंट हुआ तो फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ ऑर्डर को तो क्वैश करवा दिया, कुछ ऑर्डर को क्वैश करवाया कि नहीं जी ये तो गलत अटैचमेंट हुआ है। मीनवाइल प्रोविजनल अटैचमेंट करते ही जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने क्या किया था, वो चले गए थे स्पेशल कोर्ट में। अब स्पेशल कोर्ट में गए और वहां पर उन्होंने स्पेशल कोर्ट के थ्रू ऑर्डर पास करवा दिया कि सर जी मतलब अटैचमेंट को कंफर्म करो और अटैचमेंट को कंफर्म करके हमें परमिशन दो। अब इस एक्यूज्ड का कहना था, जो कि पॉलिटिशियन थे, कि जज साहब एक बात सुनो, ये एक्ट है या चुटकुला है, हमें ये बताओ। एक तरफ तुम्हारा सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 कहता है कि अगर आपके ऑफिसर्स को लगता है कि गड़बड़ है तो फिर वो एक्शन ले सकते हैं और प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं। एक तरफ तो आपका सेक्शन 5 ये कहता है, दूसरी तरफ आपके पास सेक्शन 3 एंड 4 है। सेक्शन 3 एंड 4 जो क्या कहता है, सेक्शन 3 एंड 4 कहता है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की बात करता है कि अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो पेनल्टी लगाएंगे। एक्यूज्ड का कहना था भाई बड़ा बिजनेसमैन था तो इसने बड़ा ही केस करना था, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब पूरा एक्ट ही गलत है, ये पूरा एक्ट ही गलत है, क्योंकि एक तरफ सेक्शन 3 एंड 4 जो कि चार्जिंग सेक्शन है वो कहते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो पेनल्टी लगेगी, फिर सेक्शन 5 में प्रोविजनल अटैचमेंट के अलग से प्रोविजन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो भैया ये तो कंफ्यूजन है, पूरा एक्ट ही गलत है। समझ आई बात? मैं दोबारा बोलता हूं, सेक्शन 3 सेक्शन 4, सेक्शन 3 कहता है अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, आ जाओ जी सेक्शन 3 पे, याद आया कि नहीं? वो भूली दास्तां फिर याद आ गई। सेक्शन 3, whosoever directly or indirectly attempted to indulge or knowingly assist or knowingly is a party or is actually involved in a process or actively connected with the proceeds of crime shall be guilty of offense of a money laundering। सेक्शन 3 था। आइए सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि अगर वो हुआ तो फिर इंप्रिजनमेंट, रीजरस इंप्रिजनमेंट लगेगी कम से कम 3 साल, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स। बट अगर नार्कोटिक्स का किया तो फिर 10 साल तक की सजा मिल सकती है। सेक्शन 3 एंड 4 दोनों पढ़ लिए। अब सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 कहता है where the director or officer has a reason to believe on the basis of material in its possession that a person is in a possession of proceeds of crime और such person has been charged of। तो ये क्या है? अब सवाल अब समझ आया? तो जब सेक्शन 3 और 4 को इकट्ठा पढ़ो तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, सेक्शन 5 के सामने पढ़ो तो वो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये एक्ट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, इस एक्ट को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाए क्योंकि सारे के सारे सेक्शन ही बेकार हैं। ये था इन साहब का व्यू। तो मैं इस व्यू को थोड़ा सा लिखवा देता हूं ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। सेक्शन 3 एंड 4 चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 5 8 ये अटैचमेंट का प्रोविजन बताते हैं, अटैचमेंट का प्रोसीजर बताते हैं। तो ये एक्ट ही गड़बड़ है। 10 कॉन्ट्राडिक्शन। यह कहना था श्रीमती के सौभाग्य का
अब पढ़िएगा केस के फैक्ट्स क्या थे कि द पेटिशनर्स हस्बैंड एंड सन आर पॉलिटिशियंस एंड द बिजनेसमैन। द कर्नाटका लोकायुक्त पुलिस आर सेड टू हैव रजिस्टर्ड अ केस in crime number against the petitioner's husband, her son and several other alleged offences punishable under the Prevention of the Corruption Act। और इसके साथ ही आईपीसी भी लगा था और करप्शन एक्ट भी लगा था, ठीक है। द पेटिशनर कंटेंटेड इन स्पाइट ऑफ अ रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास्ड इन द फर्स्ट ऑफ दीज पेटिशन, क्योंकि वो क्या किया, लोअर कोर्ट से रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास ले आया, स्टे ऑर्डर लेके आ गया, स्टे ऑर्डर। अब आप जानते हो भैया, एक बार अगर कहीं पीएमएलए लग रहा है तो फिर नॉट विथ स्टैंडिंग लगता है वो तो, जहां पीएमएलए आ रहा है वहां कोर्ट कोई टांग नहीं अड़ाता पीएमएलए के अंदर, आप जानते हो। और अगर करप्शन के अंदर कोई केस आ रहा है तो क्या वो पीएमएलए उस पर लग जाएगा? लग जाएगा। तो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसकी धज्जियां उड़ गई। कैसे? कहता है द पेटिशनर कंटेंटेड इन स्पाइट ऑफ अ रेस्ट्रेंट ऑर्डर पास्ड इन द फर्स्ट ऑफ दीज पेटिशनर रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन था? मतलब आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, फ्रॉम प्रोसीडिंग टू टेक एक्शन पर्सुएंट टू द अमेंडमेंट द रिस्पोंडेंट हैविंग इंस्टीट्यूटेड अ कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल कोर्ट। वो कह रहे थे कि देखो सर, जब स्टे ऑर्डर मिल गया है तो फिर इसके बाद स्पेशल कोर्ट के सामने क्यों गए हमसे मजा लेने के लिए? बिफोर द रेस्ट्रेंट ऑर्डर कुड बी सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट। मतलब अब जब ऑर्डर पास होता है ना लोअर कोर्ट, तो लोअर कोर्ट ऑर्डर पास करने के बाद 2-3 दिन लेता है ऑर्डर पब्लिश करने में। तो इतने में ये साहब चले गए, डायरेक्टर साहब, और कर दिया कांड स्पेशल कोर्ट में जाके इनका। And the special court, having taken cognizance of the offence alleged, has sought to file the second of these petition with an additional prayer seeking the quashing of the order of the special court taking cognizance। मतलब इन्होंने कहा कि भैया स्पेशल कोर्ट ने जो cognizance लिया मामले का वो गलत है। Accused claimed that special court cannot consider the matter। क्यों? क्योंकि स्टे ऑर्डर मिल चुका है, एज स्टे ऑर्डर ग्रांटेड। फिर द पेटिशनर हैज चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 17, 18 एंड 19 ऑफ द एक्ट विच प्रोवाइड फॉर सर्च एंड सीजर एंड सर्च ऑफ द पर्सन एंड अरेस्ट रिस्पेक्टिवली। उसने कहा ये सेक्शन ही गलत है, ये सेक्शन ही गलत है, 17, 18, 19 वगैरह सब गलत है। अच्छा, अब कोर्ट ने डिसीजन लिया जी, कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन था इस मामले में। अब कौन कौन से पॉइंट कैसे कैसे केस लॉ के रूप में आ सकते हैं, देखिएगा कैसे कैसे आ सकते हैं। इनका कहना था पहला, कॉन्ट्राडिक्शन है 3, 4 में और 5 एंड अदर्स में। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्ट्राडिक्शन इन 3 and 4 and 5 and 8। ये चार्जिंग सेक्शन है और ये क्या है? अटैचमेंट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यहां पेनल्टी लगाओ छोड़ो, तो अटैचमेंट जब कर रहे हो तो सेक्शन 3 और 4 की क्या जरूरत है? ये कॉन्ट्राडिक्शन है। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का व्यू था मनी लॉन्ड्रिंग इज एन इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन ऑफेंस। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो वो एक ऑफेंस है, अपराध है। दिस वॉज ऑन द रीजनिंग दैट ऑल्दो अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द PML Act it is not possible to envision मतलब कल्पना करना, an offense under PML Act as a standalone offense without the guilt of offender in the schedule offense being established। सेक्शन 3 और 4 कहते हैं कि भैया इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हो ही नहीं सकते जब तक शेड्यूल ऑफेंस ना हो। द एक्सप्रेशन proceeds of crime has been defined to include property of all kind। proceeds of crime जब हम देखते हैं तो proceeds of crime का मतलब है हर प्रकार की प्रॉपर्टी जो आपके पास है, as defined under section clause V of section 2(1). hence it is possible to extend the definition of proceeds of crime to property used in the commission of an offense under the act
or any of the schedule offense. Thus, money laundering can also be treated as a standalone offense. Dehoards मतलब arising out of schedule offense. बड़ी बेहतरीन लाइन कोर्ट ने लिखी है, वो क्या लिखी है? कहता है कि देखो जी, पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में एक अपराध है, मनी लॉन्ड्रिंग। अब आप सेक्शन 3(4) की बात करते हो, हम बिल्कुल मानते हैं। सेक्शन 3(4) कहते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होगा तो फिर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी लगा दी आपने, बिल्कुल ठीक किया। मगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर जब प्रॉपर्टी को डेफिनेशन है तो प्रॉपर्टी का मतलब है हर प्रकार की प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल, नॉन कॉर्पोरियल, याद है, इंटेंजिबल, टेंजिबल, हर तरीके की प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर आती है। तो जब प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंदर आती है तो उस प्रॉपर्टी को पकड़ने का भी तो प्रोसीजर होना चाहिए। वो जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो प्रॉपर्टी कमाई है उसको भी तो जब्त करने का प्रोसीजर चाहिए, क्योंकि वो भी तो मनी लॉन्ड्रिंग से आई है। तो इसलिए आप कहो सेक्शन 3 के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कह के 4 के अंदर पेनल्टी दे दो या फिर 5 का प्रोसीजर फॉलो करो, ये गलत है, क्योंकि पूरा एक्ट एक ही है। एक्ट कहता है 3 के अंदर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किया, 4 के अंदर पेनल्टी लगाएंगे, मगर अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से जो प्रॉपर्टी आई है उसे भी छोड़ेंगे नहीं। तो पूरा एक्ट एक ही है। बेहतरीन जजमेंट था, के सौभाग्य। ठीक है, आगे। Furthermore, merely because the provision contemplate measure relating to search, seizure and arrest, the same cannot be considered draconian. Draconian मतलब ये हार्श नहीं कहा जा सकता। अगर किसी एक्ट में लिखा है सर्च एंड सीजर का प्रोसीजर तो इसका मतलब वो हार्श है। दिस इज नॉट a good statement at all. The court held that the provision of the act which clearly and unambiguously enable initiation of the proceeding for attachment and eventual confiscation of property in possession of person not accused of having committed an offense under section 3 as well do not। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन रेज किया था इन्होंने, सुनना ये। हम जानते हैं, पहले सेक्शन 8 की मैं आपको एक रेलेवेंट लाइन पढ़वा देता हूं। सेक्शन 8, ये रहा सेक्शन 8। पढ़े, ये आपकी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, इट मे सर्व अ नोटिस ऑफ नेट लेस देन 30 days ऑन सच पर्सन कॉलिंग अपॉन हिम टू शो द कॉज एज टू व्हाई द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, वेयर एनी सच प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच अदर पर्सन। And where such property is held jointly by more than one person, such notice shall be served to all the person holding such property। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं भी किया, मेरे मामा जी ने अपराध नहीं किया, बट मैंने अपने मामा जी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, बट जिस पैसे से मैंने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। प्रॉपर्टी मैंने मामा जी के नाम रखी हुई है, मामा जी भी फंस गए मेरे। अब सवाल उठा, जब उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं किया, उन्होंने तो मेरे से भांजा समझ के उन्होंने कहा कि भांजे ने गिफ्ट दिया है और उनके नाम पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदवा ली, उनके नाम पे प्रॉपर्टी है और उनको गिफ्ट कर दी, तो मामा जी भी फंसेंगे, मामा जी भी फंसेंगे। द आंसर इज यस, फंसेंगे। अब वो क्या कहना चाह रहा है? कहता है द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विच क्लियरली एंड अनएम्बिग्युअसली, यानी कि इसके अनेक मतलब नहीं, केवल एक ही मतलब जाता है, इनेबल इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अटैचमेंट एंड इवेंचुअल कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पोसेशन ऑफ अ पर्सन नॉट एक्यूज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 एज वेल डू नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका कहना था कि जिसने अपराध नहीं किया उसके ऊपर भी केस हो रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन जो अराइज हुआ था, इवन इफ पर्सन
is not guilty of proceeds of crime still in whose name still proceeding under section 8 may be initiated against such person, उस व्यक्ति के खिलाफ फिर भी आप कर सकते हो अपराध की कार्रवाई शुरू, may be initiated against such person is unconstitutional. Discuss in the light of relevant केस लॉ. लो जी, जो लिख रहे हैं फटाफट लिख लीजिएगा. कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीड्स ऑफ, क्योंकि उस व्यक्ति के पोसेशन में आज के डेट में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. तो इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है कहीं भी, ये कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सॉरी, कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा. नेक्स्ट था सेक्शन 24 एज अमेंडेड बाय इज हेल्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. ये सेक्शन 24 क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ है. खैर इसमें कोई आपके लिए स्पेशल पॉइंट कंसीडर करने वाला नहीं है. ये सेक्शन 24 अभी आगे आएगा, अगले वाले केस लॉ में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, राजू साहब वाले में. फिलहाल इसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. और फिर कहते हैं कि and so far as section 44 of the act is concerned, it is sought to contend that section 44 mandate that offense under the act shall be triable by the special court. मतलब validity of special court पूछी थी, तो उन्होंने कहा ये भी आपके लिए relevant नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस पे भी केस लॉ नहीं पूछे जा सकते. तो इस केस पे जब भी सवाल आएगा, पहले तो आपसे पूछेगा सेक्शन 3, 4 और 5, 8 की कॉन्ट्राडिक्शन पर. फिर आपसे पूछेगा कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गिल्टी नहीं है और फिर भी उसको के खिलाफ अगर एक्शन ले रहे हो, तो डेट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्शन 14, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है. कमेंट इन द लाइट ऑफ द रेलेवेंट केस लॉस. लो जी, फिर हम आते हैं अगले केस पर. बी रामालिंगम राजू सत्यम. समझ आया? लिख दो सत्यम वाले. सत्यम वाले अगेन मिलता जुलता, यहां पर भी सेम पॉइंट था. इन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि सेक्शन 8 ही तुम्हारा पूरे का पूरा वेग है, गलत है. सेक्शन 8 पूरे का पूरा गलत है. इस केस के अंदर, इस केस लॉ के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये था, ये रहा. सवाल क्या थे पहले देखना शुरू करना. अब हुआ क्या था, रामलिंगम राजू की कई प्रॉपर्टीज पे ईडी के छापे पड़े थे. तो अब कुछ प्रॉपर्टियां ऐसी थी जो कि इनके नाम पर नहीं थी, बट फिर भी इन्हें एक्यूज्ड बनाया गया था. तो इन्होंने कहा जब मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो मेरे को एक्यूज्ड कैसे बना रहे हो, मुझे क्यों बना रहे हो एक्यूज्ड? तो जरूरी थोड़े ना कि तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी हो, जरूरी थोड़े ना है कि तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी हो, मगर पैसा तुम्हारा यूज हुआ है तो इसलिए तुम्हें एक्यूज बना रहे हैं. समझ आया? तो यहां पर ये केस था, प्रॉपर्टी किसी और के नाम थी, पैसा इनका लगा हुआ था, तो इन्हें एक्यूज बनाया गया था. अगेन मिलता जुलता, पिछले केस लॉ से मिलता जुलता सवाल है
कहता है इन दिस केस अ रिट पिटीशन वाज फाइल्ड चैलेंजिंग सर्टेन प्रोविजन ऑफ द पीएमएलए इंक्लूडिंग इट्स अमेंडमेंट, द प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 2(1) वाज चैलेंज्ड। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या था। पहला क्वेश्चन, वेदर प्रॉपर्टी ओन्ड बाय और इन द पोसेशन ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन चार्ज्ड ऑफ हैविंग कमिटेड अ शेड्यूल ऑफेंस इज लायबल टू अटैचमेंट। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय और इन द पोसेशन ऑफ पर्सन other than the person charged of having committed a schedule offense is liable to attachment and confiscation। रामलिंगम राजू की जो प्रॉपर्टियां जो इन्होंने ओरो के नाम खरीदी थी, क्या वो भी अटैचमेंट हो सकती है एंड कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग? राजू obtained properties in name of his relatives, still attachment? आंसर इज यस, बिल्कुल होगी। सेक्शन 8 कहता है जी। फिर सेकेंड इशू था, the issue was whether provision of second proviso of section 5 were applicable to property acquired prior to the enforcement of this provision, and if so whether provision is valid for retrospective penalization। खैर ये मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, बट फिर भी सेक्शन 5 का प्रोवाइजो 2 मैं लास्ट वाले केस के अंदर कंसीडर करने वाला हूं, वहां पे जाके डिटेल में समझाऊंगा। थर्ड कहता है whether provision of section 8 were invalid for a procedural vagueness and for exclusion of mens rea। mens rea क्या होता है? intention to break any law। जब आपका उद्देश्य होता है लॉ को तोड़ना है तो इसे mens rea कहते हैं, mens rea mentality। तो कहता है, फिलहाल कहता है जब प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 जो है वो इनवैलिड है for the procedural vagueness and for exclusion of mens rea in acquisition of such property and for enjoying deprivation of possession of immovable property even before conclusion of guilt or conviction in prosecution of an offense of money laundering। पूरे के पूरे सेक्शन 8 की वैलिडिटी पर सवाल उठाया गया और कहा गया कि ये बेकार के प्रोविजन है सेक्शन 8 के, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज पर। फॉर एग्जाम्पल, मानसिकता कैसी थी सामने वाले की, क्या आपराधिक मानसिकता का वो था, मेंस रिया एप्लीकेबल था या नहीं था, इन चीजों पर गौर नहीं किया गया। दूसरा कहता है कि कब कहा जाएगा कि प्रॉपर्टी गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग में, कहीं डिफाइन नहीं है। केवल अटैचमेंट ऑर्डर आया, अटैचमेंट ऑर्डर अथॉरिटी के पास भेजा, अथॉरिटी ने शो कॉज नोटिस भेजा, शो कॉज नोटिस के बेसिस पर डिसाइड हो गया। क्या गाइडलाइंस है कोई कि ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से अराइज हुई है या नहीं हुई? दूसरा कहता है अथॉरिटी ये तो देख ही नहीं रही ना कि प्रोविजनल अटैचमेंट क्यों किया, लीगैलिटी ऑफ द प्रोविजनल अटैचमेंट, वो तो बस अपना ही प्रोसीजर फॉलो किए जा रही है कि मतलब उसके पास एविडेंस आए, वो शो कॉज नोटिस दे रही है, प्रोविजनल अटैचमेंट चल रहा है। तो पूरे का पूरा सर सेक्शन 8 ही आपका बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? एक्यूज्ड कह रहा है। तो इन्होंने कहा क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है आपकी कि प्रॉपर्टी कब मनी लॉन्ड्रिंग की मानी जाएगी, कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसलिए सेक्शन 8 बेकार है। Whether presumption enjoyed by section 23 are unreasonably restrictive, excessively disappropriate। इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो बेकार है। मैंने मामा जी को पैसे दिए, मामा जी ने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी, तो आप मामा जी ने प्रॉपर्टी खरीदी इसको देखो, उसकी कनेक्टेड ट्रांजैक्शन को क्यों देखते हो? मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है। Whether shifting or imposition of the burden of proof by section 24 is arbitrary and invalid। सेक्शन 24 कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप निर्दोष हो। वो कहता है ये इनवैलिड है, हम क्यों प्रूफ करें? डायरेक्टर प्रूफ करे कि हम कसूरवार हैं। एंड वाज एप्लीकेबल ओनली टू द ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 3। तो ये क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या था
रिलेटिव के नाम प्रॉपर्टी है, क्या वो भी गिल्टी है? दूसरा, 8 सेक्शन आपका बेकार है। तीसरा, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन क्यों चेक करते हो? फोर्थ, बर्डन ऑफ प्रूफ पिताजी का माल है, बर्डन ऑफ प्रूफ हम क्यों करें? ये 4 सवाल थे। जजमेंट क्या थे? आइएगा। पहला सवाल नंबर 1, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द पोसेशन अदर पर्सन। आइएगा, जजमेंट था, इट वॉज हेल्ड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड कनेक्टेड एक्टिविटीज एंड कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड प्रिवेंटिंग लेजिटिमाइजिंग ऑफ द मनी अर्न्ड। मतलब लीगल बनाना, किसी चीज को लीगल बनाना। किस चीज को लीगल बनाना? जो गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है थ्रू इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट इन द मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑफन इन्वॉल्विंग लेयरिंग ऑफ द मनी जनरेटेड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। Therefore, the Act defined expression proceeds of crime expensively to subserve broad objective of the Act. Thus, property owned or in the possession of a person other than the person charged of having committed scheduled offence was equally liable to attachment and confiscation proceeding. ये लाइन के ऊपर अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके पास 2-2 जजमेंट हो गए भाई, मगर सीधा मेन जजमेंट ये वाला था। पिछले वाले में भी ये आया है, मगर सीधा जजमेंट ये वाला था। क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड ऑन दीज लाइन्स। इन लाइन्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना पॉसिबल है, कर ले, वो पॉसिबल है। फिर कहता है इट वॉज हेल्ड एट पार्लियामेंट एज अथॉरिटी टू। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेक्शन 8 के उस ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क रेज किया है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है इट वॉज हेल्ड एट पार्लियामेंट एज अथॉरिटी टू लेजिस्लेट एंड प्रोवाइड फॉर फॉरफीचर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच इज प्रोड्यूस ऑफ स्पेसिफाइड क्रिमिनलिटी एक्वायर्ड प्रायर टू द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट। ये जरूरत नहीं है, वो जो सेकंड पॉइंट का आंसर है ना, मैंने कहा वो रेलेवेंट नहीं है। आइए थर्ड पर, सेक्शन 8 बेकार है। कहता है इट वॉज हेल्ड एट कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट एंड स्कीम ऑफ द एक्ट the provision of section 8 could not be held invalid for vagueness, incoherence as to onus as standard of proof। बेकार नहीं है, लिंक नहीं है इस सेक्शन से, ऐसा भी नहीं है, एम्बिग्विटी है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि नहीं जी ये डिफाइन नहीं है प्रोसीड की प्रॉपर्टी कौन सी गिल्टी होगी, और अथॉरिटी ये नहीं देख रही कि अटैचमेंट का ऑर्डर जो है वो लीगल है या नहीं है। वो कहता है हम आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। क्या कहता है आगे, कोर्ट क्या कहता है? सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 विच एंजॉयड deprivation of the possession of the immovable property pursuant to order confirming provisional attachment and before conviction of accused for offence of money laundering was valid। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 4 जो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट होगा और वो कंफर्म हो सकता है अथॉरिटी के द्वारा, वो बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। इनकी ये बात कि वो वेग है, हम इसे सही नहीं ठहराते हैं, हम इसे सही नहीं ठहराते हैं, कोर्ट ने कहा। क्यों? वो क्लेम कर रहे थे, मतलब एक बंदा पक्ष रख रहा है एक, बट कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम उस पक्ष को मानने को तैयार नहीं है। लॉ मेकर ने बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल लॉ बनाया हुआ है। प्रोविजनल अटैचमेंट का ऑर्डर पास होने के बाद 30 दिन के अंदर अथॉरिटी के पास जाता है। अथॉरिटी फिर शो कॉज नोटिस देखकर अगर उसे लगता है कि प्रॉपर्टी अटैच नहीं, प्रॉपर्टी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, तो वो प्रोविजनल अटैचमेंट के ऑर्डर को क्वेश कर सकता है, अदरवाइज उसे कंफर्म कर सकता है। तो जब लॉ में A to Z हर चीज क्लियरली डिफाइन है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन वेगनेस का तो कहीं अराइज ही नहीं हुआ। क्लियर हुआ? चलिए फिर कहता है सेक्शन 23। अब इन्होंने क्या कहा था, सेक्शन 23 क्यों देख रहे हो? सेक्शन 23 क्यों देख रहे हो? क्यों देखते हो?
मतलब अगर मैंने मामा जी के नाम प्रॉपर्टी खरीदी, मामा जी को पैसा दिया, मामा जी ने प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसकी कनेक्टेड ट्रांजैक्शन देखने का लॉजिक क्या है। बट मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं, मेरे पास सेक्शन 23 है, मैं क्या करूं, मैं उसे क्या कर दूं, मैं तो नल एंड वॉइड घोषित कर दूं उसे सेक्शन 23 को। आइए देखते हैं सेक्शन 23, कहीं पढ़ा होगा हमने, प्रिजम्पशन इन द इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन। कहता है वेयर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व टू और मोर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन एंड वन और मोर सच ट्रांजैक्शन इज और आर प्रूव्ड टू बी मनी लॉन्ड्रिंग, then for the purpose of adjudication or confiscation under section 8 or for the trial of the offense of the money laundering, it shall unless otherwise proved to the satisfaction of the adjudicating authority or special court be presumed that remaining transaction form part of the such interconnected transaction। तो अगर मान लीजिए रामलिंगम राजू साहब आपके पास जो पैसा था वो मनी लॉन्ड्रिंग का था, तो आपका जो पैसा मामा जी के पास गया, तो मामा जी ने जो प्रॉपर्टी खरीद की वो भी मनी लॉन्ड्रिंग ही है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है। तो आपका ये कहना कि मेरा पैसा मामा जी के पास गया, तो मामा जी तो गंगा है, गंगा में डुबकी लगाते ही पैसा पवित्र हो गया, वो गलत है। आपका ये कहना कि इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन को मत देखो, वो गलत है। फिर उसके बाद आपका अगला कहना क्या था, वो भी देख लेते हैं, अगला क्या कहना था। Whether shifting or imposition of the burden of proof by section 24 is arbitrary and invalid and was applicable only to the trial of offense। section 24 क्या है, रिकॉल करते हैं। section 24 देखिए जी, section 24 कहता है burden of proof if any proceeding relating to proceeds of crime in case of a person charged with the offense of money laundering under section 3 the authority or court shall unless the contrary is proved presume that such proceeds of crime are involved in the money laundering। तो प्रूफ करो, burden of proof आपके ऊपर है, burden of proof आपके ऊपर है। तो ये कहते हैं, ये इनका कहना था कि बर्डन ऑफ प्रूफ हम क्यों लें, हम क्यों प्रूफ करें। राजू साहब का कहना था, अकॉर्डिंग टू राजू, बर्डन ऑफ प्रूफ shall be on authority। अथॉरिटी तो प्रूव कर चुकी है, अथॉरिटी प्रूव कर चुकी है कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से पैसा कमाया। अब हर उस चीज को अथॉरिटी प्रूव नहीं करेगी। आपने पैसा कमाया, कहां पैसा लगाया, सब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। आपको हर चीज को प्रूव करो। मतलब यहां पे कह रहे थे कि मामा जी के पास जो प्रॉपर्टी है, मतलब राजू का कहना था मेरे मामा जी की प्रॉपर्टी को, मेरे मामा जी की प्रॉपर्टी को डायरेक्टर प्रूव करे कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। अब सवाल उठा वो क्यों प्रूव करे। भाई साहब बड़ी सीधी सी बात है, उन्होंने तो इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन बता दी सेक्शन 23 के अंदर, और सेक्शन 23 के अंदर अगर इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है वो, तो बर्डन ऑफ प्रूफ का सवाल उठा कहां। वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। समझ आई बात। तो देखिएगा यहां पर डिसीजन क्या हुआ। हाँ, 5वां पॉइंट पढ़िएगा। Where the property is in the ownership, control or possession of a person not accused of having committed an offense under section 3 Mamaji, and where such property is a part of interconnected transaction involved in the money laundering, okay, then in such a case, then in such a event presumption enjoined in section 23 come into operation। वो कहता है ये तो interconnected transaction है, burden of proof का logic ही क्या है, and not inherence of burden of proof under section 24 of the act। Therefore, the person other than one accused of having committed offense under section 3 is not imposed the burden of proof enjoined by section 24। वो कहता है burden of proof की कहीं जरूरत ही नहीं है, इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन है, हमें क्या बर्डन ऑफ प्रूफ चाहिए, नहीं, हम तो सीधा गिल्टी ठहराएंगे मामा जी को। ठीक हो गई इतनी बात। तो यहां था
ये अगला पॉइंट था जहां पर डिसीजन आया रामलिंगम राजू साहब का। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं आखिरी केस लॉ के ऊपर। आखिरी केस लॉ क्या था? अच्छा, ये जितनी भी रिकॉर्डिंग्स आप सुन रहे हो ना, खासकर पीएमएलए की, रेरा की रिकॉर्डिंग आसान थी, उसके बाद आईबीसी की थोड़ी सी टफ थी, पीएमएलए की अभी तक की सबसे ज्यादा टफ आपको लग रही होंगी, एंड बाकी दो एक्ट्स की बहुत ज्यादा नहीं है टफ, बट फेमा को छोड़कर। बट ये जो टफ रिकॉर्डिंग लग रही है ना, इन्हें कम से कम 2 बार सुनना, कम से कम 2 बार सुन लेना एग्जाम में जाने से पहले। वैसे भी आजकल कौन से घर से बाहर निकलना है, सुन ही लेना और क्या जी। अब अगला केस था जी सेकर एंड अदर्स वर्सेस ईडी का। अब हुआ क्या, यहां पर सवाल उठा था सेक्शन 5 के ऊपर। क्वेश्चन ऑफ लॉ था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्रोवाइजर टू सेक्शन 5 ऑफ द पीएमएलए। अब मुझे क्योंकि इन्होंने ये दे दिया, केस लॉ दे दिया, हालांकि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में इतना नहीं रखा हुआ था, तो मुझे बेयर एक्ट में सेक्शन 5 आपको पूरा चिपका के देना पड़ा कि देखो जी हुआ क्या, सवाल क्या उठा था। कहता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5, बेयर एक्ट के वर्डिंग्स दिखा रहा हूं अब आपको। बेयर एक्ट के वर्डिंग्स हैं, ये जो जिनका मुंह काला किया हुआ है ना, ये बेयर एक्ट के वर्डिंग्स हैं, ध्यान से। कहता है, द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हैज अ रीजन टू बिलीव, द रीजन फॉर सच बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग on the basis of material in his possession that any person is in the possession of any proceeds of crime, and such proceeds of crime are likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which may result in frustrating any proceeding relating to confiscation of such proceeds of crime under this chapter. He may by the order in writing provisionally attach such property for a period not exceeding 180 days from the date of this order in such manner as may be prescribed. डायरेक्टर और अदर ऑफिसर, ये पढ़ रखा है सेक्शन 5, मतलब कोई मैंने नया काम नहीं किया यहां पर, हमने थोड़े आसान से शब्दों में पढ़ा होगा। ये देखो ये सेक्शन 5, भाई ऐसा है, मैं निर्दोष हूं, मैं बेगुनाह हूं, मैं ये सेक्शन पढ़ा चुका हूं तुम्हें, ये सब पढ़ लिया, पढ़ लिया सब। आगे फिर कहता है प्रोवाइडेड, फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है that no such order of attachment shall be made unless in relation to, ये फर्स्ट प्रोवाइजो है, schedule offense a report has been forwarded to the magistrate under section 173। आपको याद होगा कि रिवीजन क्लास के अंदर मैंने ये पॉइंट आपको कवर करवाया था, रिसेंटली स्टडी मटेरियल में जो अपडेट आए थे ना, उसके बाद मैंने आपको रिवीजन क्लास के अंदर ये अपडेट करवाया था, ये पॉइंट फर्स्ट प्रोवाइजो। रिवीजन क्लास देखना पीएमएलए की, भैया आपके लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, ठीक है, इक्वली एप्लीकेबल है, रिवीजन क्लास जरूर देखना, मैंने कहा था इकोनॉमिक लॉ वालों के लिए। अच्छा, सारी क्लिपिंग्स ना वैसे मैं अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूं, एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, मैं उसके लिए एक स्पेशल अभी छोटी सी क्लिपिंग बना के भी आपको दे दूंगा, बट टेलीग्राम पे जो भी मैं क्लिप डालूं अपने ग्रुप में वो देखते रहा करो बस। आगे तो ये कहता है रिवीजन, ये कहता है कि फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट देने से पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट फॉरवर्ड करनी पड़ती है, और कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय द पर्सन ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस बिफोर अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द शेड्यूल ऑफेंस। ये फर्स्ट प्रोवाइजो है। सेकेंड प्रोवाइजो, अब ये हमारे उसमें था भी नहीं मटेरियल वगैरह में, बट क्योंकि इसके ऊपर एक केस लॉ बना हुआ था, अब सुन लेना क्या था। प्रोवाइडेड फर्दर, ये सेकेंड प्रोवाइजो है। अब ये इस पॉइंट को यहां से इस केस लॉ के थ्रू कवर कर लिया गया है। लो जी, सेकेंड प्रोवाइजो ये क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज नंबर बी, क्लॉज नंबर बी अपनी ऐसी की तैसी कराए। अच्छा, एनी प्रॉपर्टी ऑफ person may be attached under this section if the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section has a reason to believe on the basis of material in his possession that if such property involved in the money laundering is not attached immediately, the non-attachment of property is likely to frustrate any proceeding under this act। Accused का कहना था, प्लेंटिफ का कहना था इस केस में सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 गलत है, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 गलत है,
क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 एक तरफ कहता है फर्स्ट प्रोवाइजो में कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, फिर कहता है कि बिना रिपोर्ट के सीधा भी आप कार्रवाई कर सकते हो। यानी कि यह कहता है पहले रिपोर्ट, फिर अटैचमेंट, और यह कहता है बिना रिपोर्ट सीधा अटैचमेंट। कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के वर्डिंग्स है, खैर वो हमने सब नॉर्मली कर चुके हैं। अब देखिएगा, आइएगा यहां पर है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ प्रोवाइजो टू सेक्शन 5(1) पे सवाल उठा था, कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी पर, क्योंकि बिना इन्होंने मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट फॉरवर्ड किए हुए सीधा प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया था, तो इसलिए कहा गया जीएसए करके द्वारा कि ये गलत है। अब जवाब क्या दिया गया, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 ऑफ द पीएमएलए इज नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मैंने आज क्लास में 2-3 बार ये वर्ड यूज किया। आर्टिकल 14 कहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्यूज्ड को मिलना चाहिए, यानी कि उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उसको उसकी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ये सब कुछ उसे मिलना चाहिए। द चैलेंज इन डेट रिगार्ड इन दिस पिटीशन इज हियर बाय नेगेटेड। अच्छा, नेगेट क्यों किया वो भी रीजन बताता हूं। कोर्ट ने कहा जी नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकेंड प्रोवाइजो। thus as per court no contradiction in first and second proviso, दोनों के अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कोर्ट ने कहा। द एक्सप्रेशन रीजन टू बिलीव हैज टू मीट द सेफ गार्ड इनबिल्ट इन द सेकेंड प्रोवाइजो। कहता है कोर्ट ने क्लियर किया, देखो सेकेंड प्रोवाइजो के अंदर क्या लिखा है। कहता है एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी मे बी अटैच इफ द डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑथराइज्ड हिम फॉर द पर्पस हैज रीजन टू बिलीव। अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि अगर मैंने डिले किया तो सब खत्म हो जाएगा, तो बिना रिपोर्ट फॉरवर्ड किए he has to justify this कि why he has not obtained the approval of the magistrate और why he has not prepared that report, और उनकी रिपोर्ट के बिना अगर वो एक्शन ले रहा है तो he has to justified in the court of law। जब लॉ मेकर्स ने ऐसा प्रावधान किया हुआ है तो how can you say that it is constitutionally invalid? तो means thus lawmaker authorized him to proceeds। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपने नहीं लिखना, ये तो मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखवा रहा हूं। विदाउट रिपोर्ट also, क्योंकि रीजन टू बिलीव, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, तो बस काफी है। समझ आया? जब भी अगर ये ऐसा केस पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 5(1) ये कहता है, 5(2) ये कहता है ये इनवैलिड है, तो आप ये प्लीज सेक्शन 5 ये जो मैं आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर दिया ये जरूर लिख के आना, फर्स्ट प्रोवाइजो सेकेंड प्रोवाइजो, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी इसके ऊपर बनता है तो बस सेक्शन 8 का यहां लिखने की खैर जरूरत नहीं थी। तो ये इन्होंने सेक्शन 5 के ऊपर वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठाया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड था, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। चले
वर्ड रीजन टू बिलीव वॉज देयर, रीजन टू बिलीव। तो पॉइंट नंबर 1 और 2 के साथ जब भी रिप्लाई लिखना तो सेक्शन 5 के ये दोनों प्रोवाइजो को जरूर लिख देना। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए सेक्शन 5 के कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी के ऊपर कि भैया बिना, वो कैसे पूछेगा, बिना मजिस्ट्रेट के रिपोर्ट भेजे हुए ही प्रोसीड्स, द ऑफिसर प्रोसीड्स फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट डिस्कस बिकॉज इट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 5, वो ऐसे पूछेगा। मैं बना देता हूं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। विदाउट फॉरवर्डिंग अ रिपोर्ट to magistrate as required under section 173 of CRPC, director proceed for provisional attachment which is violation of section 5 of PMLA, discuss। आंसर कैसे लिखेंगे? मेंशन, सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन 5 along with both proviso, फिर लिखेंगे प्लस जजमेंट, गिवन जजमेंट। लो जी, समझ आ गई बात? तो ये आपकी सारी केस स्टडीज थी पीएमएलए के ऊपर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। हम मिलेंगे अब अगली केस स्टडी जो होगी कंपटीशन एक्ट। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो और अपना ध्यान रखो।